हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स आईक्यू। मेरा नाम जया है और मैं भी एमए इकोनॉमिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जिसका नाम है ग्रॉस डिमांड, नेट डिमांड एंड एंडोमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रॉस डिमांड की ग्रॉस डिमांड क्या है। अब ग्रॉस डिमांड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंज्यूमर है जिसका नाम राम है। राम दो गुड्स कंज्यूम करता है, एक गुड का नाम है एप्पल और एक गुड का नाम है बनाना। अब राम एप्पल और बनाना की ऐसी क्वांटिटी लेगा जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही हो गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ एप्पल एंड बनाना। तो उस क्वांटिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, उस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन जहाँ पे उसको अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो कहलाया जाता है ऑप्टिमल चॉइस या फिर ऑप्टिमल बंडल। मैं ऑप्टिमल चॉइस को पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों को उसे इन डेप्थ समझना है तो आप प्लीज़ वो 2 वीडियोस जाके देख लीजिएगा। तो ऑप्टिमल चॉइस ही कहलाता है हमारे पास ग्रॉस डिमांड। इट इज ग्रॉस डिमांड इज द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर एक्चुअली कंज्यूम्स, मतलब वो अमाउंट ऑफ गुड या वो क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इट इज जनरली द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द पर्सन। इट इज डिनोटेड बाय X, where X1 is the gross demand of good 1 and X2 is the gross demand of good 2. ग्रॉस डिमांड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो आप उसका हमेशा पॉजिटिव नंबर ही कंज्यूम करोगे। आप कभी भी उसको ज़ीरो पे कंज्यूम नहीं करोगे या उसका नेगेटिव नंबर कंज्यूम नहीं करोगे। आप हमेशा उसको एक पॉजिटिव नंबर पे ही कंज्यूम करोगे। तो ग्रॉस डिमांड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है इंडोमेंट। इंडोमेंट क्या है? अब इंडोमेंट समझने के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास राम है। राम ने एप्पल और बनाना की क्वांटिटी खरीदेगा या कंज्यूम करेगा जहाँ पे उसको एट मोस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी। बट उस क्वांटिटी को खरीदने या बिफोर एंटरिंग द मार्केट और बिफोर परचेजिंग दैट क्वांटिटी वेयर ही इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ही मस्ट हैव सम क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड बनाना। he must have some quantity of apple and banana already. तो दैट इज द इंडोमेंट। तो इंडोमेंट क्या है हमारे पास कि एप्पल और बनाना की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर के पास या फिर राम के पास ऑलरेडी है बिफोर परचेजिंग एनी अमाउंट ऑफ एप्पल or banana, that is known as the endowment. So endowment of two goods is the amount of two goods that the consumer already has before he enters the market, and it is denoted by W, where W1 is the endowment of good 1 and W2 is the endowment of good 2. तो ग्रॉस डिमांड क्या है कि आपकी एक्चुअल कंजम्पशन कितनी है, और इंडोमेंट क्या है कि एक्चुअल कंजम्पशन करने से पहले या फिर उस डिसीजन को लेने से पहले कि मैं इतना कंज्यूम करूंगा गिवन माय इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, द व्हाट क्वांटिटी आई हैड is known as the endowment. What quantity I had before I enter the market or before I purchase the quantity which gives me the utmost satisfaction, that is known as the endowment. अब आता है नेट डिमांड। नेट डिमांड क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डिमांड एंड द एंडोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय E, where E1 is the net demand of good 1 and E2 is the net demand of good 2. नेट डिमांड तो क्या हो गया? नेट डिमांड, नेट डिमांड का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डिमांड एंड द एंडोमेंट। मतलब नेट डिमांड इज इक्वल टू ग्रॉस डिमांड एंड एंडोमेंट। नेट डिमांड इज डिनोटेड बाय E, ग्रॉस डिमांड इज डिनोटेड बाय X एंड एंडोमेंट इज डिनोटेड बाय W। तो अगर मेरे को इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखना है तो नेट डिमांड क्या है मेरे पास? E से डिनोट होती है, ग्रॉस डिमांड मेरे पास X से डिनोट होती है और एंडोमेंट मेरे पास W से डिनोट होती है। अगर मुझे ये गुड 1 के लिए निकालनी है तो मैं यहाँ पे E1 लिख दूंगी, यहाँ पे X1 लिख दूंगी और यहाँ पे W1 लिख दूंगी। दैट इज गोइंग टू बी फॉर गुड 1। बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट फॉर गुड 2 देन आई विल पुट 2 हेयर, मतलब E2 या फिर यहाँ पे हो जाएगा X2 या फिर यहाँ पे हो जाएगा W2। तो नेट डिमांड इज इक्वल टू ग्रॉस डिमांड माइनस एंडोमेंट। इसके ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इट इज शोइंग द नेट डिमांड फॉर गुड 1 एंड दिस सेकेंड इक्वेशन इज शोइंग द नेट डिमांड फॉर गुड 2। अब नेट डिमांड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
देखो, ग्रॉस डिमांड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नेट डिमांड कैन बी बोथ, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. इफ इट इज पॉजिटिव और इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन द पर्सन इज बायर. अब ये आया कैसे कि पर्सन क्यों बायर हुआ? अब नेट डिमांड क्या थी? ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट. ग्रॉस डिमांड क्या है? एक्चुअल कंजम्पशन जहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है. और मेरे पास इंडोमेंट क्या थी कि उस एक्चुअल कंजम्पशन को पाने, उस एक्चुअल कंजम्पशन को लेने से पहले मेरे पास कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, वो मेरे पास इंडोमेंट है. तो अगर मेरे पास अवेलेबल गुड्स, अब मेरे पास क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास अवेलेबल गुड्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, और मेरे पास और मेरी एक्चुअल कंजम्पशन कम है, तो मैं क्या करूँगी? मतलब मैं ज़्यादा कम कंज्यूम कर रही हूँ और मेरे पास जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास बहुत सारे गुड्स बच जाएंगे. वो सारे गुड्स को मैं क्या करूँगी? प्रॉफिट कमाने के लिए बेच दूंगी, या तो मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगी तो वो वेस्ट हो जाएंगे. तो इससे अच्छा मैं उन्हें बेच ही दूँ, तो मैं सेलर हो जाऊंगी. तो हम सेलर कब हो जाते हो? जब आपकी इंडोनमेंट, जब आपका डब्ल्यू क्या हो जाता है, आपका डब्ल्यू बढ़ जाता है आपकी ग्रॉस डिमांड से, देन यू आर सेलर. बट अगर इसी का एक उल्टा केस लेके देखें, अब कहते हैं कि मेरी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो मेरे पास अवेलेबल है वो बहुत कम है. तो थस टू मीट माई कंजम्पशन आई नीड टू परचेज द गुड्स, एंड सिंस आई एम परचेजिंग द पर्सन विल बी कॉल्ड बायर. तो अगर मेरे पास इंडोनमेंट कम है, किससे? ग्रॉस डिमांड से. इफ इंडोनमेंट इज लेस देन दी ग्रॉस डिमांड देन दी पर्सन इज दी बायर. तो अगर देखो वो कह रहे हैं नेट डिमांड पॉजिटिव है, मतलब ये वाली टर्म मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये तभी पॉजिटिव होगी जब x1 ज़्यादा होगा w1 से. जब x1 ज़्यादा होता है w1 से तो क्या होता है हमारे पास? पर्सन बायर होता है. पर्सन बायर क्यों है? क्योंकि जो उसकी एक्चुअल कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो उसके पास अमाउंट अवेलेबल है वो बहुत कम है. थस टू मीट हिज कंजम्पशन ही नीड्स टू बाय, he needs to buy the goods, and if a person is buying the goods then it means that the person is a buyer. तो यहाँ पे जो हमारा person है वो buyer हो जाता है. But if net demand is negative, negative का मतलब क्या हुआ? सपोज ये सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है? नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो ग्रॉस डिमांड है वो कम है. किससे? इंडोमेंट से कम है. इसका मतलब यही हुआ, इफ E2 इज नेगेटिव देन इट मीन्स कि X2 इज लेस देन W2. एंड इफ X2 इज लेस देन W2 व्हाट डज इट मीन? दैट मेरी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है और मेरे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है. तो मैं उस अमाउंट का क्या करूँगी? अपनी कंजम्पशन को अपनी सेटिस्फाई करने के बाद मैं उस एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या करूँगी? मैं उसको बेच दूंगी. और जब मैं किसी चीज़ को बेचती हूँ मैं क्या बन जाती हूँ? सेलर बन जाती हूँ. तो इफ नेट डिमांड इज नेगेटिव देन द पर्सन इज सेलर. एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू नो. We need to know when the net demand is positive or it is greater than zero, then person is buyer. However, if net demand is negative or less than zero, then the person is seller. ये questions में पूछ लेते हैं कि बताओ कि person buy करेगा या person sell करेगा. तो अगर person buying और उसका selling का decision depend करता है net demand में, and net demand depends upon the gross demand and the endowment. तो इसको हमें याद रखना है. और जो इंडोमेंट, तो आपकी क्वेश्चन में ये जो इंडोमेंट है ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी. ग्रॉस डिमांड हमारी ऑप्टिमल चॉइस होती है. ऑप्टिमल चॉइस, डिफरेंट ऑप्टिमल चॉइस हो सकती है फॉर द डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस. ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ आपके फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, तो आप ये वहाँ से देख लेना. अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको ये ग्रॉस डिमांड निकालना समझ नहीं आएगा. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी द फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ द ऑप्टिमल चॉइस. अब वो कहता है कि अब सपोज करो तुम्हारे पास अगर इंडोमेंट नहीं गिवन, अभी तक हमने पढ़ते आ रहे हैं कि हमने इंडोमेंट अभी पढ़ना शुरू किया है, पर उससे पहले हम इंडोमेंट नहीं पढ़ते थे. तो हमारे पास एक इक्वेशन होती थी इनकम की निकालने की, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M. जहाँ पे P1 प्राइस ऑफ गुड 1 था, X1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1 थी, P2 प्राइस ऑफ गुड 2 था एंड X2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2 थी, और M क्या था हमारे पास? इनकम. मतलब जो इनकम थी वो डिपेंड करती थी प्राइसेस ऑफ गुड्स पे और उनकी ग्रॉस डिमांड पे या फिर उनकी ऑप्टिमल चॉइस पे या फिर उनकी क्वांटिटी पे. तो ये इक्वेशन क्या थी? ये इक्वेशन थी बजट लाइन की. इट इज़ द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन. तो जब तक हमारे पास इंडोमेंट नहीं था हम इनकम को बजट लाइन की इक्वेशन की तरीके
तरीके से सॉल्व कर रहे थे कि m इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2, बट जब अब हमारे पास इंडोनमेंट है तब हमारी इनकम की इक्वेशन क्या होगी, या फिर हमारी इनकम किस पे डिपेंड करेगी? तब हमारी इनकम डिपेंड करती है अपॉन द इंडोमेंट बंडल एंड द प्राइसेस ऑफ गुड, एंड बाय सेलिंग दिस इंडोमेंट पर्सन अर्न्स द इनकम. Therefore, income can be calculated by the following equation, which is M is equal to P1 W1 plus P2 W2, जहाँ पे P1 प्राइस ऑफ गुड 1 है, W1 इंडोमेंट ऑफ गुड 1 है, P2 प्राइस ऑफ गुड 2 है एंड W2 इंडोमेंट ऑफ गुड 2 है. तो अभी तक जब तक हमारे पास इंडोमेंट नहीं थी हम इनकम को बजट लाइन की इक्वेशन से निकाल लेते थे कि M इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2. बट नाउ व्हेन वी हैव इंडोमेंट, when we have studied the endowment, when we know what is the endowment, then the income depends upon the endowment bundle and the prices of good, and the equation for the calculating the income is M is equal to P1W1 plus P2W2. तो अगर ये याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में इंडोमेंट होगी तो इस वाली इक्वेशन से नहीं निकालोगे कभी भी इनकम, हमेशा इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे इनकम निकालने के लिए. चलिए अब आगे चलते हैं. अब हमारे पास इनकम की दो फॉर्मूलेज आ रहे थे या दो इक्वेशन आ रही थी. एक मेरे पास ये थी जब मेरे पास इंडोनमेंट होती है कि m इज इक्वल टू P1W1 प्लस P2W2, और जब मेरे पास इंडोनमेंट नहीं होती तो मैं इनकम को इस वाली इक्वेशन से निकाल सकती हूँ, विच इज m इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2. अब देखो यहाँ पे m इसके भी इक्वल है और m इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि m इज इक्वल टू P1W1 प्लस P2W2 इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2. ठीक है, अब मैंने सिर्फ इन दो इक्वेशंस को ले लिया. अब मैंने जब इन दो इक्वेशंस को लिया, यहाँ पे भी एक P1 टर्म थी और यहाँ पे भी एक P1 टर्म थी, तो मैंने P1 वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया और जो P2 वाली टर्म्स हैं उनको मैंने एक साथ लिख दिया. और जब मैं उसको दूसरी साइड लेके गई तो मेरे पास एक ये इक्वेशन आई कि P1 ब्रैकेट x1 माइनस W1 ब्रैकेट क्लोज प्लस P2 ब्रैकेट x2 माइनस W2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. तो मेरे पास क्या आई, मेरे पास एक ये वाली इक्वेशन आई. अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ P1 व्हाट इज दिस, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, x क्या होता है हमारे पास ग्रॉस डिमांड और w क्या होती है इंडोमेंट. दोनों जगह क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो ये क्या मेरे पास आ गया ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट, क्या था फॉर्मूला नेट डिमांड, और दोनों जगह जब 1 लगा हुआ है तो वो किस गुड की नेट डिमांड हो गई, नेट डिमांड ऑफ गुड 1, एंड नेट डिमांड इज डिनोटेड बाय E. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया E1, मेरे पास ये क्या आ गया E1, मतलब P1 इंटू E1 प्लस P2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया. अब मेरे पास ये जो टर्म ब्रैकेट में है ये मेरे पास क्या हो जाएगी फिर x2 माइनस W2. x इज डिनोटेड फॉर ग्रॉस डिमांड, w इज यूज फॉर इंडोमेंट, दोनों जगह 2 लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगी नेट डिमांड फॉर गुड 2, मतलब वो कह रहे हैं ग्रॉस डिमांड ऑफ गुड 2 माइनस इंडोमेंट ऑफ गुड 2 विच इज इक्वल टू नेट डिमांड ऑफ गुड 2. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया E2 आ गया इज इक्वल टू 0, E2 इज इक्वल टू 0. So it means that the sum of value of net demand is equal to 0, which means अगर person buyer है एक गुड का तो उसे necessarily seller होना पड़ेगा of good to so as to maintain the balance. अगर देखो buyer था तो मतलब क्या है कि ये टर्म पॉजिटिव होगी. अगर सपोज मैं कहूँ कि वो गुड वन का बायर था तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, और ये टर्म क्या होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या साइन होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव का साइन ही होना चाहिए. अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव का साइन लगा दूंगी तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं होगा. तो इट हैज़ टू बी नेगेटिव, कि पॉजिटिव और नेगेटिव और वो किसके इक्वल हो जाए, वो 0 के इक्वल हो जाए. तो इट मीन्स दैट द सम ऑफ वैल्यू ऑफ नेट डिमांड इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट इफ अ पर्सन इज बायर ऑफ गुड 1 then he must be the seller of good 2 so as to maintain the balance.
इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी P1 E1 प्लस P2 E2 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, और अगर एक पर्सन दो गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड 1 को और गुड 2 को, और अगर वो गुड 1 का बायर है, वो बायर है मतलब उसकी नेट डिमांड पॉजिटिव है, तो उसे गुड 2 का क्या होना पड़ेगा, सेलर होना ही पड़ेगा। मतलब जो गुड 2 की नेट डिमांड है वो नेगेटिव होनी ही पड़ेगी, तभी ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन आई है वो सेटिस्फाई करेगी। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे रखा होता है और आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा और दो गुड्स दे रखे होंगे, तो अगर आपका गुड एक्स का पर्सन बायर आ रहा है तो वो गुड वाई का सेलर आना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता दैट ही इज द बायर ऑफ बोथ द गुड्स और ही इज द सेलर ऑफ बोथ द गुड्स। ही कैन आइदर बी बायर ऑफ वन गुड और द सेलर ऑफ वन गुड। दैट इज ओनली द केस विच इज पॉसिबल। अब इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। राम हैज अ यूटिलिटी फंक्शन u ब्रैकेट x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स वाई। द endowment that he has for good x is 20 and for good y is 30. The prices of good x is 10 whereas the prices of good y is 20. Find gross demand and net demand for each good. तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन था यूटिलिटी फंक्शन, मैंने उसको लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ना यूटिलिटी फंक्शन। मेरे पास इंडोमेंट गिवन थी, गुड एक्स की इंडोमेंट 20 है और जो गुड वाई है उसके इंडोमेंट मेरे पास 30 है। तो 20, 30 मेरे पास इंडोमेंट आ गई। प्राइसेस ऑफ गुड एक्स मेरे पास 10 है, वेयर एज जो प्राइस है ऑफ गुड वाई वो मेरे पास 20 है। तो 10, 20 मेरे पास प्राइस आ गए। तो जब भी इंडोमेंट गिवन है हम इनकम को इंडोमेंट वाली इक्वेशन से निकालेंगे, विच इज m इज इक्वल टू P1W1 प्लस P2W2। तो P1 मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 10, W1 मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 20, प्लस को मैंने ऐसे ही रहने दिया, P2 मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 20 और W2 मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 30। ये देखो यहाँ पे चीजें आ गई, मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास इनकम किसके इक्वल आ गई 800 के मेरे पास इनकम आ गई। तो पहला स्टेप ये क्या है कि कैलकुलेट द इनकम यूजिंग द इंडोमेंट। तो दैट इज द सिंपल फर्स्ट रूल दैट वी हैव टू डू कि कैलकुलेट द इनकम यूजिंग द इंडोमेंट। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, नाउ यूजिंग दैट इनकम कैलकुलेट द ग्रॉस डिमांड। ग्रॉस डिमांड कहो या फिर ऑप्टिमल चॉइस कहो, बात एक ही है। तो ऑप्टिमल चॉइस मैंने निकालना सिखाया है आप लोगों को। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हमारा यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन था u ब्रैकेट x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, मेरे पास किसके इक्वल था वो एक्स वाई के। तो ये किसका यूटिलिटी फंक्शन है, ये कौन से यूटिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है फॉर्म, ये वेल बिहेव को रिप्रेजेंट करती है। वेल बिहेव का जो हमारे पास ऑप्टिमल चॉइस का फॉर्मूला था वो था x इज इक्वल टू हाफ इनटू, this is into not x, don't confuse it with x, m divided by px, m divided by px। तो हाफ इंटू m डिवाइडेड बाई px। तो यहाँ पे मैंने हाफ लिखा, m की जगह मैंने वो निकाली थी इनकम विच इज 800 और प्राइस ऑफ गुड x इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन विच इज 10। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके मेरे पास x क्या आ गया 40 आ गया। तो ये ऑप्टिमल चॉइस किसकी हो गई, x की हो गई। इसी प्रकार मैं y के लिए निकाल लूंगी। y के लिए फॉर्मूला क्या होता था, हाफ इंटू m, यहाँ पे बस क्या हो जाता था py हो जाता था। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा py हो जाएगा और ये जो px है ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये y के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हाफ ऐसे ही रहा, इनकम मेरे पास 800 है जो मैंने स्टेप 1 पे निकाली, पी वाई मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है विच इज 20। मैंने जब इस पूरी टर्म को सॉल्व किया मेरे पास आंसर क्या आ गया 20 आ गया। तो मेरे पास y क्या आ गया 20 और 40, 20 मेरे पास ऑप्टिमल चॉइस आ गई, x स्टार कह लो या फिर y स्टार आ गया। तो मेरे पास सेकंड स्टेप हो गया कि आई हैड कैलकुलेटेड द ग्रॉस डिमांड और द ऑप्टिमल चॉइस। नाउ थर्ड स्टेप इज आई विल कैलकुलेट द नेट डिमांड। नेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट। ये वाली इक्वेशन क्या है, दिस इज द नेट डिमांड फॉर गुड 1 एंड ये वाली इक्वेशन दिस इज द नेट डिमांड फॉर गुड 2। x1 मेरे पास कितना गिवन है 40 गिवन है मेरे पास x1। ठीक है, इंडोमेंट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन होती है तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। e2 मेरे पास क्या हो जाएगा x2 विच इज 20 विच इज y। तो मेरे पास ये 20 आ गया यहाँ पे और मेरे पास इंडोमेंट ऑफ y2 इज गिवन
30 it is given in the question, तो 20 minus 30 is equal to minus 10। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास नेट डिमांड है गुड 1 की वो 20 आ रही है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 है या फिर वो पॉजिटिव है। और जब भी नेट डिमांड ग्रेटर देन 0 होती थी मेरे पास पर्सन क्या हो जाता था, बायर हो जाता था। पर इसी प्रकार मेरे पास जो नेट डिमांड है फॉर गुड 2 वो -10 आ रही है, विच मीन्स वो नेगेटिव है या फिर वो लेस देन 0 है। और जब भी नेट डिमांड मेरे पास नेगेटिव या फिर लेस देन 0 आती थी तो मेरा पर्सन क्या हो जाता था या मेरा जो कंज्यूमर है वो क्या हो जाता था, वो सेलर हो जाता था। एक हमने ये फैक्ट चेक करा, दूसरा हमने फैक्ट क्या चेक करा, हमने पढ़ा था कि जो सम है ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट डिमांड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर पर्सन बायर है एक गुड का तो वो सेलर होना चाहिए दूसरे गुड का। तो यहाँ से बात कंफर्म हो रही है कि पर्सन बाय कर रहा है गुड 1 और पर्सन सेल कर रहा है गुड 2। तो यहाँ से ये बात भी कंफर्म हो गई और हमारा आंसर ठीक हो गया। तो हम उन दो स्टेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमने जो न्यूमेरिकल किया है वो ठीक है या नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं, विच इज चेंज इन इंडोमेंट। वो कह रहे हैं जब भी इंडोमेंट में चेंज होगा ना हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी पैरेलली। वो क्या करेगी, वो पैरेलली शिफ्ट करेगी। अब दैट शिफ्ट कैन बी टुवर्ड्स राइट एंड इट कैन बी टुवर्ड्स लेफ्ट ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द इनकम। अब ये होगा कैसे कि इनकम में कैसे चेंज आएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि m इज इक्वल टू दिस इज P1 W1 प्लस P2 W2। मतलब इस इक्वेशन से हम m निकालते थे यूजिंग द इंडोमेंट बंडल। अब सपोज मेरे इंडोमेंट बंडल चेंज हो गए और वो बन गए W1 डैश और W2 डैश। तो मेरी इनकम में भी तो चेंज होगी, तो मेरी इनकम भी तो बन जाएगी M डैश। मतलब पहले अगर मेरी इनकम M थी तो अब मेरी इंडोमेंट बंडल जैसी चेंज हुई वो बनी W1 डैश और W2 डैश। तो मेरी इनकम भी बदल गई M डैश। तो मेरी इनकम में फर्क आ गया, तो मेरी ओल्ड इनकम M हो गई और मेरी न्यू इनकम M डैश हो गई। तो अगर M मतलब अगर मेरी ओल्ड इनकम कम है न्यू इनकम से, मतलब मेरी न्यू इनकम ज्यादा है किससे, ओल्ड इनकम से, तो मेरी बजट लाइन वुड शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स द राइट। बट इफ माय न्यू इनकम व्हिच इज m डैश इज लेस देन m, देन द बजट लाइन वुड शिफ्ट पैरेलल टू द लेफ्ट। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी इंडोमेंट में चेंज होगा तुम्हारी बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट करेगी। द शिफ्ट कैन बी राइट और इट कैन बी लेफ्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन इनकम। अब इंडोमेंट चेंज होने से इनकम चेंज होगी। तो सपोज ओल्ड इंडोमेंट मेरे पास W1 W2 था और उस पर मेरी इनकम M थी। जब मेरा इंडोमेंट चेंज हुआ और वो बना W1 डैश W2 डैश, तो मेरी जो इनकम है वो बन गई M डैश। तो अगर मेरी न्यू इनकम M डैश ग्रेटर है ओल्ड इनकम से M से, तो मेरी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी पैरेलली टुवर्ड्स राइट। बट अगर मेरी न्यू इनकम M डैश कम है मेरी ओल्ड इनकम M से, तो मेरी बजट लाइन वो शिफ्ट पैरेलली टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसमें बस इतना है, आप इसे एक बार पढ़ लेना और यहाँ से इसको समझ लेना। अगर आपको समझ नहीं आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलिए अब चलते हैं हम आगे, चेंज इन प्राइसेस। तो जब भी चेंज होता है इन दी प्राइस ऑफ ओनली वन गुड तो मेरी बजट लाइन रोटेट करती है। और मेरी जब बजट लाइन रोटेट करेगी तो उसका स्लोप भी चेंज होगा, क्योंकि उसका स्लोप क्या होता है बजट लाइन का, इट इज प्राइस रेशो। तो मेरा प्राइस रेशो चेंज हो रहा है तो इट मीन्स स्लोप चेंज हो रहा है। और जब स्लोप चेंज होता है तो बजट लाइन स्टीपर या फिर फ्लैटर बनती है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन दी प्राइस। ठीक है, तो जब इंडोमेंट नहीं होगा तो मेरी बजट लाइन नॉर्मल केस है जो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है कि हमारी बजट लाइन रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पे मेरे पास गुड x है और यहाँ पे मेरे पास गुड y है, ये मेरे पास बजट लाइन थी। मेरा प्राइस ऑफ गुड x डिक्रीज हो गया, तो जब मेरा प्राइस ऑफ गुड x डिक्रीज हो गया तो मेरी बजट लाइन रोटेट करेगी एंड इट विल रोटेट टुवर्ड्स राइट। तो मेरी बजट लाइन ऐसे रोटेट करेगी, है ना, मेरी बजट लाइन क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। बट अगर मेरे पास इंडोमेंट है तो मेरी बजट लाइन क्या करेगी, पाइवट करेगी अराउंड द इंडोमेंट बंडल एज द इंडोमेंट बंडल इज ऑलवेज अफोर्डेबल। कैसे, देखो
यहाँ पे मैंने अभी भी ग्राफ बनाया x और यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया y। ये मेरी बजट लाइन थी, ठीक है। मेरा प्राइस ऑफ गुड x डिक्रीज हो गया, दिस इज माई प्राइस ऑफ गुड x विच डिक्रीजेस। ओके, नाउ दिस इज माई बजट लाइन एंड यहाँ पे मेरा कहीं एंडोमेंट बंडल था। तो अब मेरी बजट लाइन क्या करेगी, वो पाइवट करेगी अराउंड द एंडोमेंट बंडल। मतलब मेरी जो अब न्यू बजट लाइन है वो ऐसे होगी, this line is my new budget line। तो वो पाइवेट करेगी अराउंड द इंडोमेंट बंडल, क्योंकि जो इंडोमेंट बंडल है वो अभी भी अफोर्डेबल है। और बजट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी अफोर्डेबल बंडल होते हैं उनको सारे को बजट लाइन कवर करती है। मतलब ऑल द पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन आर अफोर्डेबल टू द कंज्यूमर एंड सिंस endowment bundle is also affordable, budget line has to pass through the endowment bundle। तो बजट लाइन ऐसे रोटेट करेगी ना कि ऐसे। तो इट दिस हैपेंस व्हेन देयर इज नो इंडोनमेंट, कि जब मेरे पास क्या है, कोई भी इंडोमेंट नहीं है, व्हेन देयर इज नो इंडोनमेंट। बट ये कब होता है, जब मेरे पास इंडोमेंट होती है। तो इतना फर्क आता है इंडोनमेंट का होने या ना होने पे जब भी प्राइसेस चेंज होते हैं। तो जब प्राइस चेंज हो रहे हैं बजट लाइन रोटेट करेगी, बिल्कुल नॉर्मल केस बनेगा और ये वाला डायग्राम बना सकते हो आप लोग। पर जब प्राइसेस चेंज हो रहे हैं और इंडोनमेंट भी है तो हमारी जो बजट लाइन है वो पाइवट करेगी अराउंड द इंडोनमेंट बंडल, क्योंकि इंडोनमेंट बंडल ऑलवेज अफोर्डेबल है और हर एक अफोर्डेबल बंडल को पास करना होता है बजट लाइन को। तो हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब इसके थोड़ा न्यूमेरिकली इसकी तरफ थोड़ा न्यूमेरिकली की तरफ जाते हैं। वो कहता है कि विद द ओरिजिनल प्राइसेस द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन और द इक्वेशन ऑफ बजट कंसंट्रेन विल बी यूजिंग द एंडोनमेंट बंडल इज दिस m इज इक्वल टू P1W1 प्लस P2W2। पर अब सपोज प्राइस ऑफ गुड 1 चेंज हुआ है और वो बन चुका है P1 डैश। वो क्या बन चुका है, P1 डैश बन चुका है। तो मेरी बजट लाइन की इक्वेशन ये बन जाएगी P1 डैश W1 प्लस P2W2 इज इक्वल टू M डैश। अब मैं क्या करूं, मैं इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं। तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगी ये P2W2 वाली पूरी टर्म कैंसिल, ये M में क्या आएगा M डैश माइनस M, और यहाँ पे क्या आएगा W1 बाहर ब्रैकेट में चेंज इन प्राइस विच इज P1 डैश माइनस P1। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस या किसी भी चीज में जो चेंज आता है वो क्या होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो मेरे पास P1 क्या है, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ P1 ऑफ द प्राइस ऑफ गुड वन एंड दिस इज द P1 क्या है, ओल्ड वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ गुड वन। तो मेरे पास ये क्या हो गया, चेंज हो गया इन द प्राइस ऑफ गुड वन। तो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा P1 इंटू W1 को मैंने ऐसे रहने दिया इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। अब इसी प्रकार मेरा ये क्या हो जाएगा, M डैश माइनस M, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। तो इट इज द चेंज इन इनकम विच इज गोइंग टू बी डेल्टा M। तो मेरे पास ये क्या हो गई, मेरे पास डेल्टा M हो गई। और मैं इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगी फॉर कैलकुलेटिंग द इंडोनमेंट इनकम इफेक्ट और द ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट और फॉर कैलकुलेटिंग द चेंजेस इन इनकम। ये सारा स्लट्स की इक्वेशन में आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूले की तरह है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द इंडोनमेंट इनकम इफेक्ट। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, बट इनकम इफेक्ट के और दो भाग आ जाते हैं, ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट और इंडोमेंट इनकम इफेक्ट। इंडोमेंट इनकम इफेक्ट तब आता है जब क्वेश्चन में इंडोमेंट होता है, तो वो एक अलग मैटर है। बट आपको ये आना चाहिए कि डेल्टा P1 इंटू W1 इज इक्वल टू डेल्टा M। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब वो ये कहता है कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो सेलर है उसका गुड वन का। जब वो सेलर है किसी भी गुड वन का और प्राइस ऑफ गुड वन डिक्रीज हो गया तो वो क्या होगा, मतलब आप ये सोचो वो वर्स ऑफ होगा या फिर वो बेटर ऑफ होगा। आप सोचो कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप वाटर बॉटल्स बनाते हो। वाटर बॉटल्स का जो प्राइस है बिफोर कोविड इट वाज 100 पर आफ्टर कोविड इट वाज 80।
अब 100 जहाँ पे था प्राइस, आपको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था, ज़्यादा आपका टर्नओवर हो रहा था, पर जैसे ही प्राइस 80 हुआ, आपका टर्नओवर या आपका रेवेन्यू, प्रॉफिट कुछ भी, सेल्स कम हो जाएगी। तो जब वो कम हो गई तो आप क्या हो गए, आप वर्स ऑफ हो गए। बट अगर आप बायर बन जाओ, देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यू कैन बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पे बस हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पर्सन सेलर है गुड वन का और प्राइस ऑफ गुड वन डिक्रीज हो गया, तो वो नेसेसरली वर्स ऑफ रहेगा इफ ही रिमेन्स द सेलर ऑफ दैट गुड। However, अगर पर्सन बायर बन गया, then in that case no conclusion can be drawn, he may be better off or worse off. It depends upon different conditions, different market conditions, which we are not going to study here. सिमिलरली अगर पर्सन बायर है गुड वन का, ठीक है, और उसका जो प्राइस है गुड वन का वो इंक्रीज हो गया, देन ही विल बी नेसेसरली वर्स ऑफ इफ ही रिमेन्स द बायर ऑफ दैट गुड। ये बात तो ऑब्वियसली है कि आप कल को मोबाइल खरीदने जाओ और मोबाइल अभी आपको सपोज 50,000 रुपये का मोबाइल मिल रहा है, और कल को आप जाओ मोबाइल खरीदने वो आपको 60,000 रुपये का मिल रहा है, तो अब आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा फॉर दी सेम प्रोडक्ट। तो आप क्या हो गए, आप वर्स ऑफ हो गए। आप क्या हो जाओगे इस केस में, वर्ड्स ऑफ हो जाओगे इफ यू रिमेन्स द बायर ऑफ दैट गुड। हाउएवर इफ द पर्सन स्विचेस टू सेलर, then in that case no conclusion can be drawn and he may be better off or worse off. It also depends upon the different market conditions. तो हमको बस ये पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, बस ये समझने वाली बात है। मैंने आपको समझा दिया, ये पेपर में भी मोस्टली नहीं पूछा जाता है, बस एक ये प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट है जो मैंने आपको समझा दिया है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।